नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बंधुक और एडुटेज एकेडमी में। मैं कुणाल सांडलिया स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और क्योंकि आप क्लास 10 में हैं, बोर्ड है आपका अगले साल, तो आप अच्छे से पढ़ाई जरूर ही कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम भौतिकी का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जो कि होने वाला है प्रकाश। तो इससे पहले कि मैं आपको प्रकाश के बारे में बताना शुरू करूं, आप मुझे बताइए एक सवाल का जवाब। ठीक है। अब सोचिए कि अगर धरती से प्रकाश गायब हो जाए, प्रकाश है ही नहीं, लाइट है ही नहीं, धरती से लाइट गायब हो गया, लाइट अचानक से पूरा लाइट गायब हो गया, तो सबसे पहला प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ेगा, तुरंत तुरंत जो प्रभाव पड़ेगा वो बताइएगा। बाद में क्या होगा वो नहीं, तुरंत अचानक से प्रकाश गायब हो गया धरती से, जरा सा भी प्रकाश नहीं है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो जो तुरंत प्रभाव हमारे ऊपर ये पड़ेगा कि हमको दिखना बंद हो जाएगा, हम कोई भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। उसके बाद और भी प्रभाव पड़ेगा, जैसे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा, जिससे हमको, जहाँ से हम लोग को खाना मिलता है, भोजन मिलता है, तो वो सारी चीज़ें फिर बाधित हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे जो तापमान है वो भी नीचे गिर जाएगा, ठंड बढ़ जाएगा। तो ये सब बाद में प्रभाव है, ये सब वो प्रभाव है जिसको होने में कुछ समय लगेगा। लेकिन वो प्रभाव जो तुरंत होगा कि प्रकाश गया और एकदम से जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा वो होगा कि हम कोई भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो जो भी प्रकाश का हमारे ऊपर तुरंत प्रभाव पड़ता है, हम इसी के को लेकर प्रकाश को परिभाषित किए। और कैसे परिभाषित किए कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। मतलब प्रकाश एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। भौतिक कारक का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि कुछ कुछ शब्द आपको, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनको हम आपको इंग्लिश में भी बताते रहेंगे। तो आप अपने नोटबुक में ब्रैकेट दे करके, कोष्टक बना करके, वहाँ पे उस शब्द का अंग्रेजी मतलब भी लिख लीजिएगा। क्योंकि 10वीं के बाद अब आप इंटर में जाएंगे, अलग अलग परीक्षाओं में बैठेंगे, अलग अलग स्कूल के लिए, अलग अलग कॉलेज के लिए आप परीक्षा देंगे, तो वहाँ पे ये सारे शब्द आपको काम आएंगे। ठीक है। तो प्रकाश क्या है, तो हम समझे कि प्रकाश एक भौतिक कारक है, या प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है, एनर्जी है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। तो ये तो हो गया बहुत सादा सा, एकदम बढ़िया सा परिभाषा। लेकिन आप लोग इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, पूछा जाएगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का नेचर क्या है। नेचर का मतलब प्रकृति। प्रकाश क्या है, तो हम बोलेंगे प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है, एनर्जी है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। चलिए, तो फिर प्रकाश की कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रकाश की विशेषता सबसे पहले तो अभी बताए हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा अनेक प्रकार की होती है, ध्वनि ऊर्जा हो गई, न्यूक्लियर ऊर्जा हो गई, ताप ऊर्जा हो गई, है कि नहीं है। उसी तरीके से एक ऊर्जा प्रकाश भी है। प्रकाश भी कोई नया कारक नहीं है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। दूसरा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करेगा, प्रकाश कभी भी टेढ़ा नहीं जाएगा। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि ये तो ठीक है, हमको समझ में आ गया, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ये हमको पता कैसे चलेगा। तो बड़ा आसान है। मान के चलिए एक मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है, ये मोमबत्ती जल रहा था। अब आपको एक पाइप दिया गया देखने के लिए, तो जब तक पाइप सीधा था तब तक आपको मोमबत्ती का जो जलता हुआ आग है वो दिखेगा। लेकिन अगर हम पाइप को टेढ़ा कर दें तो क्या आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा।
फिर आपको दिखना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे निकला हुआ प्रकाश जो है वो सीधा रेखा में गमन करता है। अगर टेढ़ा गमन करता तो फिर हम लोग को दिख जाता, मोमबत्ती का जो लौ है वो दिख जाता। तो वो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रही है। साधारण सा ये एक्सपेरिमेंट है, साधारण सा क्रियाकलाप है। आप देख सकते हैं, एक पाइप लीजिए और ऐसे जो बॉल जल रहा है या कोई मोमबत्ती जल रहा है उसके लौ को देखिए, उसके आग को देखिए, और बाद में वही पाइप टेढ़ा कर दीजिए, फिर देखिए क्या दिख रहा है। तो आप नोटिस करेंगे कि जब पाइप को टेढ़ा किया गया तब आपको वो मोमबत्ती का लौ, वो जलता हुआ बल्ब दिखना बंद हो गया। इसका मतलब ये है कि प्रकाश हमेशा सीधा चलता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कभी भी टेढ़ा गमन नहीं करता है। प्रकाश जब भी गमन करेगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। चलिए, और अगला विशेषता क्या है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। जो सूर्य का प्रकाश है उससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अच्छा, आप लोग सुने भी होंगे, आप लोग के घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या कोई भी पढ़ा लिखा आदमी बोलता होगा, अरे थोड़ा देर धूप भी लगाओ शरीर को, हर दिन घर में बैठा रहता है, थोड़ा धूप लगाओ शरीर को, विटामिन मिलेगा। तो देखिए, तो हम लोग फिर अच्छा ज़्यादा कोई पढ़ाकू है तो ये भी बोलता है कि सूर्य से हम लोग को विटामिन डी प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। अब आप बोलेगा क्या करेक्शन है? तो एक करेक्शन ये है कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त नहीं होता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है, बनाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश जब आता है ना, तो फिर हमारे शरीर में विटामिन डी बनने लगता है। तो इसलिए हम इस ऐसे भी बोल देते हैं कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। लेकिन ज़्यादा सही क्या रहता है बोलना कि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तब तक विटामिन डी नहीं बनेगा। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में शरीर में विटामिन डी प्राप्त होता है। तो ये कुछ प्रकाश का विशेषता है। एक और विशेषता अगर हम बात करें तो प्रकाश की गति जो है, प्रकाश की गति होती है 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कहाँ? हवा में या खाली जगह में? हवा में या खाली जगह में, यानी कि वैक्यूम में। वैक्यूम जहां खाली है, कुछ भी नहीं है, हवा यानी कि गैस, ठोस यानी कि सॉलिड, लिक्विड यानी कि द्रव्य, कुछ भी नहीं है, पूरा तरीके से खाली है। तो जब जो कोई पूरा तरीके से खाली होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम में हवा की स्पीड होती है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और इसको आप सीधे भाषा में बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ मीटर में दिए हैं क्योंकि गति का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड है। अब ऐसे बोलचाल में हम लोग बोल देते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में प्रकाश कितना गति करती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन कब? जब वो हवा में हो या खाली जगह में हो। जब खाली जगह का मतलब ये नहीं कि ये खाली जगह है, नहीं, ये खाली जगह नहीं है, यहाँ हवा के कण हैं। खाली जगह का मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, पूरी तरीके से खाली, उसको बोले खाली जगह, वैक्यूम। तो तब आपको प्रकाश का कुछ विशेषता समझ में आ गया। सबसे पहले प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, बहुत बढ़िया बात, ऊर्जा का एक रूप है। और ऐसे ही हम परिभाषित भी कर सकते हैं इसको कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, ऊर्जा का ऐसा रूप है जिसकी वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिसके वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अच्छा, इसमें भी एक पेच है। बोलेगा क्या पेच है सर? तो प्रकाश सीधी रेखा में तब तक गमन करेगी जब तक माध्यम वही हो। मतलब नहीं समझे? इसका मतलब हो गया कि जब तक जैसे प्रकाश चल रही है, अभी हवा में है, अगर माध्यम बदल जाए, अगर माध्यम बदल जाए, यहाँ के बाद पानी आ जाए, तो फिर यहाँ पे प्रकाश का रास्ता बदल जाएगा। तो जब तक प्रकाश किसी एक माध्यम में है, किसी एक मीडियम में है, तब तक सीधी रेखा में गमन करेगी। फिर दूसरे माध्यम में जाते ही उसका दिशा बदल जाएगा, फिर वो सीधी रेखा में गमन करेगी। फिर कहीं तीसरे जगह गई, फिर वहां दिशा बदल जाएगा।
तो जहां जहां माध्यम चेंज होगा, बदलेगा, जहां जहां माध्यम में बदलाव आएगा, हवा, हवा के बाद कोई दूसरा माध्यम आ गया, तो माध्यम में जहां बदलाव आएगा वहां दिशा में भी बदलाव आ जाएगा। लेकिन जब तक माध्यम एक है, जब तक माध्यम एक है, तब तक दिशा में कोई बदलाव नहीं आएगा। आया समझ में कि नहीं आया? कहीं कोई दिक्कत? तो प्रकाश की गति सरल रेखा में कब होती है? प्रकाश की गति सरल रेखा में तब तक होती है जब तक माध्यम में कोई बदलाव ना हो, जब तक मीडियम में कोई बदलाव ना हो, तब तक प्रकाश की गति हमेशा सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में होती है। बहुत बढ़िया, पढ़ते हैं आगे। तो अब अगला सवाल है कि सर ये प्रकाश आता कहां से है? तो देखिए, दुनिया में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, जो प्रकाश को क्या करती है? उत्सर्जित करती है, यानी कि एमिट करती है, इंग्लिश में बोले तो एमिट करती है, रिलीज करती है। तो ऐसे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उन्हें हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब इनमें से कुछ वस्तुएं ऐसी है जो प्राकृतिक है, जो प्रकृति में पहले से है, जैसे कि सूर्य, तारा, ये सब प्राकृतिक है। लेकिन कुछ प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी भी है जो मानव निर्मित है। कैसी है? मानव निर्मित। जैसे कि जलता हुआ बल्ब। बल्ब पहले से था क्या? नहीं। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब की खोज किए थे, तो जलता हुआ बल्ब। उसी तरीके से मोमबत्ती, लालटेन, है कि नहीं? तो ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं, मानव निर्मित प्रदीप्त वस्तुएं हैं जिनको मानव ने बनाया है। और सूर्य हो गया, तारा हो गया, है ना, ये सब कैसा प्रदीप्त वस्तुएं हैं? ये सब वो प्रदीप्त वस्तुएं हैं जो प्रकृति ने बनाया है, वो प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु है। और जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, ये सब कैसा प्रदीप्त वस्तु है? ये सब मानव निर्मित प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, तो समझ में आ गया। वहीं पे दुनिया में कुछ वस्तुएं ऐसी भी है जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है। ऐसे वस्तुओं को बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसको बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। अब जैसे अप्रदीप्त वस्तु क्या हो गया? आपका किताब। बोलेंगे सर सही बात तो है, किताब से कहाँ लाइट निकल रहा है? आपका किताब, और आप खुद, कलम, चंद्रमा। क्या? चंद्रमा। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे सर रात में तो चंद्रमा चमकते रहता है। तो चंद्रमा क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए चंद्रमा हम लोगों को चमकता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि सर अभी आपने कहा कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब प्रकाश के वजह से ही हमें कोई भी, दुनिया की कोई भी वस्तु अगर हम देख पा रहे हैं, कुछ भी, पेन, कॉपी, ये सब कुछ, तो किसके वजह से? प्रकाश के वजह से। अगर प्रकाश यानी कि लाइट नहीं होता तो हमें दुनिया की कोई भी वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तुएं के बारे में तो समझ में आ गया, क्योंकि ये प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश रिलीज करती है, तो ये हमें दिखाई देती है। लेकिन सर अप्रदीप्त वस्तु तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, तो फिर बिना प्रकाश के हम कैसे देख पा रहे हैं इनको? जैसे ये मार्कर, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी हम इसको देख पा रहे हैं। तो हम इसको इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि ये किसी प्रदीप्त वस्तु से आती हुई प्रकाश को परावर्तित कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। यहाँ पे इस कक्षा में बल्ब जल रहा है, बल्ब प्रदीप्त वस्तु है, उससे प्रकाश आया और उस प्रकाश को ये मार्कर रिफ्लेक्ट किया, यानी कि परावर्तित किया, जिसके वजह से हम इस मार्कर को देख पाए। तो हम किसी अप्रदीप्त वस्तु को क्यों देख पाते हैं? हम किसी अप्रदीप्त वस्तु को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वह प्रदीप्त वस्तु से आती हुई प्रकाश को परावर्तित करती है। फिर से, हम किसी
अप्रदीप्त वस्तु को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वह प्रदीप्त वस्तु से आती हुई प्रकाश को परावर्तित करती है। हम अपने किताब को इसलिए देख पा रहे हैं, हम अपने किताब को, जो भी आपका किताब है, हम अपने किताब को इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि ये किताब अप्रदीप्त वस्तु है, लेकिन प्रदीप्त वस्तु से आती हुई प्रकाश को, अब आप दिन में पढ़ रहे हैं तो वो प्रदीप्त वस्तु सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है। रात में पढ़ रहे हैं, कोई लालटेन जला के पढ़ रहे होंगे, कोई बल्ब जला के पढ़ रहे होंगे, कोई पढ़ाकू मोमबत्ती में भी पढ़ रहे होंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोल रहे होंगे सर हम तो अगरबत्ती जला के भी पढ़ लेते हैं। नहीं, ये सब गलत बात है, अगरबत्ती जला के पढ़ाई थोड़ी होता है। तो अब ये अप्रदीप्त वस्तु है, आपका किताब अप्रदीप्त वस्तु, कैसे देख पाए आप इसको? तो देखिए, किसी भी प्रदीप्त वस्तु, फिर चाहे वो आपके घर में बल्ब जल रहा हो, लालटेन जल रहा हो, मोमबत्ती जल रहा हो, या दिन में सूर्य का प्रकाश आ रहा हो, प्रदीप्त वस्तु से आती हुई प्रकाश जब इस पे पड़ी तो इस किताब से वो प्रदीप्त वस्तु से आती हुई प्रकाश परावर्तित हो गई और आपके आंखों तक पहुंची, जिसकी वजह से आप इस किताब को देख पाए। तो आपने इस किताब को इसलिए देखा क्योंकि ये किताब परावर्तित की किसको? किसी प्रदीप्त वस्तु से आते हुई प्रकाश को। तो समझ में आ गया आप लोगों को ये पूरा? तो प्रकाश क्या है, सब कुछ याद रखना है, ठीक है? हम इतना बार बोलेंगे ना कि आपको सुन सुन के याद हो जाएगा, क्योंकि आप 10वीं के छात्र हैं, ठीक है? और जहां भी आपको लगे कि देखिए, अब इसमें तो हम काट छाट के नोट्स दिए हैं, लेकिन कुछ चीज़ जैसे हम एक्स्ट्रा बोल रहे हैं तो आप उसको क्या कीजिएगा, वीडियो को पीछे कर करके उसको लिख लीजिए। हर चीज़ देखिए, लिखा हुआ जो चीज़ अगर याद हो जाए तब तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद हो तो उसको लिख लिख के याद करना है। तो एक नोट कॉपी बना लीजिएगा और सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा। जैसे गति, अब कुछ लोगों को ये गति याद नहीं रहता है तो गति को तुरंत नोट कर लिए, ठीक है? अब आप बोलेंगे सर आप तो बोल के बढ़ जाते हैं, नोट कैसे करें? कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, पीछे कर दीजिए और फिर उसको नोट कर लीजिए, ठीक है? तो हर चीज़ों को नोट करना है। तो चलिए क्या सब पढ़े? सबसे पहले, प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसके वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की विशेषताएं क्या है, क्या खासियत है प्रकाश का? सबसे पहला विशेषता, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, बहुत बढ़िया। और दूसरा विशेषता क्या है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, कोई टेढ़ा वेढ़ा नहीं, एकदम सीधा। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, लेकिन फिर वही बात क्या बताए थे, प्रकाश से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि प्रकाश के उपस्थिति में हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है। अगला सवाल, सर प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। लेकिन कहाँ? हवा में या खाली जगह में? अलग अलग माध्यम में प्रकाश की गति अलग अलग होगी, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की गति अलग अलग होगी। चलिए बहुत बढ़िया। प्रदीप्त वस्तु वो वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिनसे प्रकाश हमें प्राप्त होता है, जो प्रकाश रिलीज करती है, एमिट करती है, उन्हें हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। अब इसमें से कुछ प्रदीप्त वस्तु होती है प्राकृतिक, जो प्रकृति में पहले से है, जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे कि सूर्य, तारा। और कुछ प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी है जिसे मानव ने बनाया है, मानव निर्मित प्रदीप्त वस्तु, जैसे जलता हुआ बल्ब, जैसे मोमबत्ती, जैसे लालटेन। दूसरा वस्तु है अप्रदीप्त वस्तुएं, वो वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उन्हें अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा, मनुष्य, किताब, कॉपी, पेन, बोर्ड, ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। तो अगर अप्रदीप्त वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है तो फिर हम अप्रदीप्त वस्तु को कैसे देख पा रहे हैं? तो हम अप्रदीप्त वस्तु को देख पा रहे हैं, भले ही वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रही है, फिर भी हम अप्रदीप्त वस्तु को देख पा रहे हैं, क्योंकि ये
प्रदीप्त वस्तु से आती हुई प्रकाश को परावर्तित कर रही है। क्या कर रही है? परावर्तित कर रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब आपको एक बात बताते हैं। प्रकाश जो है, लाइट जो है, उसको आप देख नहीं सकते हैं। प्रकाश खुद में अदृश्य है। प्रकाश खुद में अदृश्य है। आप प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश के वजह से आप किसी दूसरे वस्तु को देख सकते हैं। मतलब आप समझे हम क्या बोल रहे हैं? ये जो प्रकाश है, ये जो लाइट है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो खुद अदृश्य है। हम कभी प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। इसीलिए धरती के बाहर जो स्पेस है, अंतरिक्ष है कि नहीं है? अंतरिक्ष पूरा अंधेरा है, जबकि बहुत सारा सूर्य है, तारा है, लेकिन अंतरिक्ष में अंधेरापन है। क्यों? क्योंकि हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश के वजह से हम वस्तु को देख सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया बात है कि प्रकाश खुद में अदृश्य है, लेकिन जिस वस्तु पे पड़ती है उसको दृश्य बना देती है, उसको हम देख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अगर हम एक उदाहरण दें आपको कि ये लाइट जल रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये आपको दिख रहा है। अब इससे जो लाइट निकल रहा है वो लाइट आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके सामने अगर हम कुछ ले जाएं हाथ, तो फिर आपको चमकता हुआ दिख जाएगा। समझ में आया? जैसे अगर हम थोड़ा देर के लिए लाइट बंद करें, देखिए ये लाइट देख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहां से लाइट जा रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके सामने जैसे ही मार्कर लाए तो आपको मार्कर चमकता हुआ दिखेगा। अगर हम अपना हाथ लाए तो हाथ देख रहे हैं चमकता हुआ। अब देखिए मेरा फोन का लाइट जल रहा है, और देखिए आपको मेरा हाथ दिख रहा है। और क्या बीच में प्रकाश दिख रहा है? ये जो बीच में प्रकाश जा रही है ये दिख रहा है? नहीं। आपको मेरा हाथ दिख रहा है चमकता हुआ। ये किसके वजह से है? इस लाइट के वजह से। देख रहे हैं हाथ चमक रहा है। क्या बीच में आपको प्रकाश दिख रहा है? नहीं। तो आप क्या समझे? प्रकाश के वजह से ये वस्तु, ये जो मेरा हाथ है, ठीक है, ये वस्तु दिख रहा है, लेकिन प्रकाश खुद में अदृश्य है। प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता। समझ में आया ये चीज? क्लियर है? तो हम क्या समझे कि प्रकाश खुद में अदृश्य है, लेकिन जिस वस्तु पे पड़ती है उसको दृश्य बना देती है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है? आप पूछेंगे सर अभी आप बताए कि अंतरिक्ष में पूरा अंधेरा है, क्यों? और ऐसे तो हम लोग को आसमान नीला दिखता है, ये सब। तो देखिए एक प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब होता क्या है, जब प्रकाश किसी भी कण पर पड़ती है, छोटा छोटा कण, तो जब प्रकाश किसी भी कण पर पड़ती है तो ये जो छोटा छोटा कण है ये पहले प्रकाश को अवशोषित करती है और पुनः उस प्रकार को चारों तरफ फैला देती है। पहले सोख लिया, अवशोषित किया और फिर फैला दिया। इसको बोलते हैं प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। अब आपको ये कैसे दिखेगा तो हम आपको बताते हैं। दिन का वक्त है, ठीक है। अब मान के चलिए आपके घर में ऐसे वेंटिलेटर है या खिड़की है जहां से सूर्य का कुछ प्रकाश आ रहा है। तो आप देखेंगे कि वो जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वो सूर्य प्रकाश का ऐसे रास्ता है और बीच में बहुत सारा धूल धक्कर ऐसे तैर रहा है। आप बोलेंगे अरे मेरा घर में इतना ज्यादा धूल है। समझ में आया? तो वो जो धूल है उसका कण आपको क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो जो छोटा छोटा कण है वो पहले प्रकाश को अवशोषित किया और फिर प्रकाश को चारों तरफ फैला दिया। इसीलिए आपको प्रकाश का रास्ता दिखने लगता है। इसी को टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जब भी आप दरवाजा खोलते हैं, ठीक है, जब भी आपका घर का दरवाजा या फिर खिड़की से जो प्रकाश आती रहती है तो आपको प्रकाश का रास्ता दिखाई देने लगता है ना? ऐसे दिखने लगता है कि प्रकाश आ रहा है। वो प्रकाश का रास्ता आपको क्यों दिखाई देता है? वो प्रकाश का रास्ता आपको इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें छोटे छोटे जो कण हैं उस माध्यम में वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर रही हैं। मतलब प्रकाश को अवशोषित करके फिर उसको चारों तरफ फैला दिया।
तो इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरण छोटी छोटी कणों पर पड़ती है तो वह कण प्रकाश के कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेती है और पुनः उसी प्रकाश को चारों तरफ फैला देती है। पहले क्या किया, कुछ मात्रा को अवशोषित किया और फिर उसी प्रकाश को चारों तरफ फैला दिया। इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। जब भी प्रकाश का कण किसी छोटी कणों पर पड़ती है तो वो छोटी कण पहले प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर उस प्रकाश को चारों तरफ फैला देती है, स्कैटर्ड कर देती है, प्रकाश को चारों तरफ फैला देती है। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। तो अब होता क्या है, जैसे एक बात बताइए, अगर हमको एक बर्तन में दिखाना है, किताब में लिखना है कि एक बर्तन में पानी भरा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक छोटा सा बर्तन जैसा बनाते हैं और इसके अंदर ऐसे डॉट 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 डॉट, इसका मतलब है कि इस बर्तन में कुछ द्रव्य भरा हुआ है। ठीक है, ये एक किताब या नोटबुक में, कॉपी में प्रदर्शित करने का यानी दिखाने का एक तरीका है कि भाई एक बर्तन में पानी भरा हुआ है तो इस तरीके से बर्तन बना दिया और पानी को दिखा दिए। वैसा तो नहीं हुआ कि पानी दिखाना तो एक पानी डालिए दिए एक लोटा, तो पूरा किताब भींग गया, बोले रे तेरी गड़बड़ हो गया। नहीं, इस तरीके से दिखाते हैं। उसी तरीके से जब हमको अपने नोटबुक में, किताब में प्रकाश को दिखाना है, प्रकाश की गति को दिखाना है, प्रकाश जिस रास्ते पे जा रही है उसको दिखाना है, तो हम लोग एक ऐसे तीर बनाते हैं, इसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं, किरण। ये प्रकाश के पथ को प्रदर्शित कर रही है। इसका मतलब हुआ कि ये प्रकाश इधर जा रही है, दाईं तरफ जा रही है प्रकाश। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश दाईं तरफ जा रही है। समझ में आया। तो किरण किसे कहते हैं, किरण एक सरल रेखा है जो प्रकाश के गमन पथ को प्रदर्शित करती है, या एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि किरण क्या है। अब कुछ लड़की का नाम किरण होगा तो बोल रही अरे तो मेरा नाम है, तो किरण का मतलब, आपका नाम तो है ही, लेकिन किरण का मतलब होता है कि प्रकाश के पथ को प्रदर्शित करने वाली सरल रेखा, प्रकाश के रास्ते को, प्रकाश के पथ को प्रदर्शित करने वाली सरल रेखा, सीधी रेखा, इसे ही हम कहते हैं किरण। क्या कहते हैं, किरण। तो किरण से हमें क्या पता चलता है कि प्रकाश किस दिशा में जा रही है। अब जैसे हम ऐसे बना दिए तो आप बोल देंगे सर प्रकाश दाईं ओर जा रही है ना, दाई दाई लिख दिए, दाई। अच्छा ऐसे कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश किधर जा रही है। आप बोलेंगे अरे सर प्रकाश ऊपर जा रही है। ऐसे कर दिए, किधर जा रही है, प्रकाश नीचे जा रही है। समझ में आया कि नहीं आया। तो मतलब किरण से हम लोग को क्या पता चलता है, किरण से हम लोग को पता चल जाता है प्रकाश किस ओर जा रही है, प्रकाश किस ओर जा रही है। चलिए एक और सवाल का जवाब दीजिए। अब हम दो अलग अलग जगह बना रहे हैं, ठीक है, एक जगह ये, एक जगह ये। चलिए बताइए, एक में, ए में प्रकाश किस ओर जा रही है। आप बोलेंगे सर ए में प्रकाश दाईं ओर जा रही है। बहुत बढ़िया, दाईं ओर जा रही है, ठीक है। बी में प्रकाश किधर जा रही है। आप बोलेंगे सर बी में प्रकाश ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि कहां पे प्रकाश ज्यादा है, ए में या बी में। अब बोलेंगे सर ये तो नहीं पता चल पा रहा है, कैसे पता चलेगा ए में या बी में कहाँ ज्यादा है। नहीं सर नहीं पता है, ठीक है, आगे देखते। अब देखिए, आप ही सारा सवाल का जवाब दीजिएगा। अब वापस से एक पॉइंट बनाते हैं सी और बहुत सारा किरण बनाए, ठीक है, और एक पॉइंट बनाए डी।
ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं, बताओ सी में प्रकाश किधर जा रही है? आप बोलेंगे सर सी में प्रकाश दाईं ओर जा रही है। डी, डी में प्रकाश किधर जा रही है? आप बोलेंगे सर डी में भी प्रकाश दाईं ओर जा रही है। ठीक है। अब बोलो सी और डी में प्रकाश की मात्रा कहाँ ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर सी में प्रकाश की मात्रा ज्यादा है और डी में प्रकाश की मात्रा कम है। अच्छा, आप कैसे पता किए? अच्छा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा किरण है और यहाँ पे कम किरण है, तो इसके लिए मात्रा जानने के लिए कि कहाँ प्रकाश ज़्यादा है, कहाँ प्रकाश कम है और प्रकाश कहाँ से आ रही है, ये जानने के लिए हम लोग किरण का समूह बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं किरण पुंज यानी कि बीम। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो ये हो गया किरण और ये हो गया किरण का समूह, तो किरण पुंज। तो आप लोग को समझ में आ गया किरण और किरण पुंज में क्या अंतर है? किरण, किरण वह सीधी रेखा है, सरल रेखा है जो प्रकाश के रास्ते को प्रदर्शित करती है। प्रकाश किस रास्ते पे जा रहा है इसको प्रदर्शित करने के लिए एक सीधी रेखा बनाई जाती है और इसी सीधी रेखा को कहते हैं किरण। ठीक है। अब बोलिएगा सर किरण पुंज क्या है? तो किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज बनाने से क्या फायदा हुआ? किरण पुंज बनाने से हमको ये भी फायदा हो गया कि ये भी पता चल रहा है कि प्रकाश किधर जा रही है और ये भी पता चल रहा है कि कहाँ प्रकाश की मात्रा ज़्यादा है, कहाँ प्रकाश की मात्रा ज़्यादा है। और कैसे करेंगे पता? गिन लेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 किरण है और यहाँ पे 3 किरण है, तो यहाँ पे 5 किरण है तो ये ज़्यादा है, 3 किरण है तो कम है। समझ में आया? अब किरण पुंज से हमें एक और बात पता चलता है कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है। अब ये कैसे पता चलता है? तो देखिए, किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। अपसारी किरण पुंज यानी कि डाइवर्जिंग, समानांतर किरण पुंज यानी कि पैरेलल और अभिसारी किरण पुंज यानी कि कन्वर्जिंग बीम। अब समझिए एक एक करके। सबसे पहले अपसारी, डाइवर्जिंग। ये ऐसा किरण पुंज है जिसमें सभी प्रकाश की किरण एक निश्चित बिंदु से, एक मिनट क्या हो गया? हाँ, ये अपसारी किरण पुंज, अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जिंग बीम। अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग, फैलाव। तो अपसारी किरण पुंज ऐसी किरण पुंज है जिसमें सभी किरणें, जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती है। देख रहे हैं, सब एक इसी बिंदु से निकल रहा है, सारा किरण इसी से निकल रहा है, यहीं से ये, यहीं से ये, सारा किरण एक यहीं इसी बिंदु से निकल रहा है। तो इस तरह के किरण पुंज को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी, यानी कि डाइवर्जिंग। जैसा लग रहा है कि सारा किरण एक ही बिंदु से निकल रहा है। देखिए, एक बिंदु ये है और यहीं से सारा किरण निकल रहा है, यहीं से सारा किरण निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? क्लियर है? तो अपसारी, सारी किरण एक ही बिंदु से निकलती हुई दिख रही है। अब हम अपसारी किरण पुंज कब बनाते हैं? तो हम अपसारी किरण पुंज तब बनाते हैं जब प्रकाश किसी बल्ब से आ रही है। जब प्रकाश कहां से आ रहा है? बल्ब से, या किसी बिंदु जैसे स्रोत से, किसी बिंदु जैसे स्रोत से, पॉइंट सोर्स से। कोई बल्ब जल रहा है, कोई मोमबत्ती जल रहा है, लालटेन के लौ से प्रकाश आ रहा है, मतलब किसी बिंदु नुमा स्रोत से। पॉइंट सोर्स बोलते हैं उसको, पॉइंट। ऐसा कोई बिंदु नुमा होता है जैसे बल्ब बिंदु नुमा सोर्स है जहां से प्रकाश आ रही है, या फिर मोमबत्ती का लौ बिंदु नुमा सोर्स है। तो जब प्रकाश किसी बिंदु जैसे सोर्स से, बिंदु जैसे वस्तु से आ रही है, स्रोत से आ रही है, तब हम अपसारी किरण पुंज बनाते हैं। तो अगर हमको दिखाना है कि बल्ब से प्रकाश आ रहा है, तो बल्ब कैसा है? एक बिंदु नुमा स्रोत है, बिंदु जैसा सोर्स है। तो अभी बल्ब से प्रकाश आता हुआ दिखाना है तो हम क्या बनाएंगे? कैसा किरण पुंज बनाएंगे? अपसारी किरण पुंज बनाएंगे, यानी कि डाइवर्जिंग। ठीक है, तो आपको डाइवर्जिंग समझ में आ गया। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें
किसी एक बिंदु से निकलती है। दूसरा होता है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज होता है वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, पैरेलल होती है। प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है। समझ में आया? तो ऐसे किरण पुंज को बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। तो समानांतर किरण पुंज ऐसी किरण पुंज हो गई जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। ऐसे किरण पुंज को हम लोग कहते हैं समानांतर किरण पुंज। क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज। अच्छा, हम समानांतर किरण पुंज कब बनाते हैं? हम समानांतर किरण पुंज तब बनाते हैं जब प्रकाश किसी अनंत दूरी से आ रही है। अनंत दूरी से आ रही है। प्रकाश अगर कहीं बहुत दूर से आ रहा है, आप छपरा में बैठे हैं और प्रकाश कलकत्ता से आ रहा है, तो कैसा किरण पुंज बनाएंगे? समानांतर किरण पुंज। तो हम समानांतर किरण पुंज तब बनाते हैं जब प्रकाश बहुत दूर से आ रहा है। जब प्रकाश बहुत दूर से आ रहा है तब हम समानांतर किरण पुंज बनाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो समानांतर किरण पुंज का निर्माण तब करते हैं जब प्रकाश बहुत दूर, अनंत दूर से आ रहा है। तीसरा तरह का किरण पुंज होता है जिसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज, यानी कि कन्वर्जिंग। ऐसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है। ऐसा लग रहा है सब प्रकाश की किरण यहां पे आके मिल रही है, निश्चित बिंदु पे आके मिल रही है। तो ऐसे किरण पुंज को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग। प्रकाश की सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिल रही है, तो ऐसे किरण पुंज को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अब आप बोलेगा सर अभिसारी किरण पुंज कब बनाते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज तब बनाते हैं जब प्रकाश किसी निश्चित तरह के दर्पण से या निश्चित तरह के लेंस से निकलती है। अब ये कैसा लेंस होगा तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दो तरह का लेंस होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, उसी तरीके से दो तरह का दर्पण भी होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो एक निश्चित तरह का दर्पण होता है, इससे जब प्रकाश निकलती है तो अभिसारी किरण पुंज बन जाती है। तो जब हम लोग उस दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उस लेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां आपको ये चीज बताएंगे कि अभिसारी किरण पुंज। तो अभी के लिए आपको क्या तीनों किरण पुंज समझ में आ गया? तीनों किरण पुंज से पहले बताइए, आपको ये समझ में आ गया कि किरण क्या होता है? किरण वह सरल रेखा है, वह सीधी रेखा है जो प्रकाश के रास्ते के बारे में हमें जानकारी देती है, प्रकाश के पथ के बारे में जानकारी देती है। तो किरण वह सीधी रेखा है जो प्रकाश के रास्ते के बारे में, प्रकाश के पथ के बारे में जानकारी देती है। और किरणों के समूह को, बहुत सारे किरण आ गए, तो किरणों के समूह को हम कहते हैं किरण पुंज। अब किरण पुंज से क्या फायदा हो गया? तो किरण पुंज से हमें यह फायदा हो जाता है कि सबसे पहले हमें पता चल जाता है कि प्रकाश कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है। और दूसरा, प्रकाश आ कहाँ से रहा है। अब मान के चलिए प्रकाश बल्ब से आ रहा है, तो हम कैसा किरण पुंज बनाएंगे? अपसारी किरण पुंज। और प्रकाश कहीं दूर से आ रहा है, कलकत्ता से आ रहा है, बहुत दूर से, तो कैसा किरण पुंज बनाएंगे? समानांतर किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज में क्या होता है? प्रकाश की सभी किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती है। देखिए, अपसारी और अभिसारी में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अपसारी में प्रकाश की सभी किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती है, और अभिसारी में प्रकाश की सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पे आके मिलती है। अभिसारी सभी किरणें निश्चित बिंदु पे आके मिलती है, और अपसारी में प्रकाश की सभी किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो अपसारी में प्रकाश की सभी किरणें निश्चित बिंदु से निकलती है, और अभिसारी में प्रकाश की सभी किरणें निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है।
अब सारी किरण पुंज कब बनाएंगे? अब सारी किरण पुंज हम तब बनाएंगे जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु नुमा स्रोत से आ रही है, किसी पॉइंट सोर्स से आ रही है, जैसे बल्ब से आ रहा है, जैसे कि लालटेन से आ रहा है, मोमबत्ती से आ रहा है। समानांतर किरण पुंज हम तब बनाएंगे जब प्रकाश की किरण बहुत दूर से आ रही है, अनंत दूरी से आ रही है, तो उस वक्त हम बनाते हैं समानांतर किरण पुंज। ठीक है। और अभिसारी किरण पुंज हम तब बनाते हैं जब प्रकाश की किरणें एक निश्चित तरह के दर्पण, एक विशेष दर्पण या एक विशेष लेंस से आ रही है। वो विशेष दर्पण और विशेष लेंस क्या है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो यहां तक आपको समझ में तो आ गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं को हमने 3 भागों में बांटा है। अब आप बोलेंगे सर आपने किस आधार पर 3 भागों में बांटा? तो इन वस्तुओं को मैंने 3 भागों में बांटा है, जिसका आधार ये है कि ये प्रकाश के साथ किस तरीके से बर्ताव कर रही हैं, प्रकाश के साथ किस तरीके से बिहेव कर रही है, प्रकाश के साथ किस तरीके से बिहेव कर रही है। अब आप बोलिएगा सर बिहेव कर रही है, बर्ताव कर रही है, वस्तु कैसे प्रकाश के साथ बर्ताव कर सकता है? अरे बिल्कुल कर सकता है। देखो, सुनो सुनो इसको। सबसे पहले देखिए, एक वस्तु है जिसके ऊपर प्रकाश आया, तो प्रकाश को हम लोग कैसे दिखाते हैं? किरण के माध्यम से। कैसे दिखाते हैं? किरण। तो ये प्रकाश आया और ये वस्तु है। अब वस्तु के पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन है, मतलब वस्तु के पास 3 तरह का काम करने का क्षमता है प्रकाश के साथ। पहला, या तो वो प्रकाश को अवशोषित कर ले। क्या कर ले? अवशोषित कर ले। अवशोषित का मतलब हुआ एब्जॉर्व कर ले। सारा प्रकाश को, ऊर्जा है, प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को एब्जॉर्व कर ले। दूसरा है कि प्रकाश को बोले कि नहीं भाई, तुम जिस माध्यम से आए हो उसी माध्यम में चले जाओ, हम तुमको बाहर अपने से पार नहीं होने देंगे। क्या? जिस माध्यम से आए हो उसी माध्यम में चले जाओ, हम तुमको अपने आर पार नहीं जाने देंगे। जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में भेज दिया, तो या तो क्या कर दे? परावर्तित कर दे। क्या कर दे? परावर्तित कर दे। या फिर एक तीसरा तरीका है कि प्रकाश आया तो उसको जाने दे कि ठीक भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पार हो जाओ, लेकिन ऐसा करो इस रास्ते से होकर मत जाओ, दूसरा रास्ता ले लो। मतलब प्रकाश को पार तो होने दे रहा है, लेकिन देखो प्रकाश का रास्ता ये था, प्रकाश का रास्ता बदल दिया, बोला इस रास्ते से होकर जाओ। बोलिए, प्रकाश को जाने दिया कि नहीं जाने दिया? जाने दिया। लेकिन क्या किया? प्रकाश का रास्ता बदल दिया। इसको बोलते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। प्रकाश को जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वापस भेज दिया, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। और या फिर प्रकाश को अवशोषित कर लिया। एक तीसरा तरह का वस्तु भी है, ये बीच वाला है। कुछ लोग होते हैं ना कि दोनों तरफ रहते हैं, तो अब इसके पास भी प्रकाश का किरण आया, तो ये क्या किया? बोला देख इतना सबको नहीं जाने देंगे, इसमें से कुछ प्रकाश का किरण लौट जाओ, मतलब कुछ को परावर्तित कर दिया और कुछ को अपवर्तित कर दिया, कुछ को भेज दिया कि सब नहीं जाएगा। जैसे मान के चलिए आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते हुए बॉल जो है वो किसी चाचा जी के घर में चला गया। अब जब क्रिकेट बॉल चाचा जी के घर में चला गया तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, या छत पे चला गया तो सब झुंड बना के चलते हैं एक ही साथ, जो 10-12 आदमी है सब बॉल लाने पहुंच जाता है। तो ऊपर से बोलते हैं चाचा जी ये देख सब नहीं आएगा, बाकी सब बाहर जाओ, सब बाहर जाओ, कोई 2 आदमी आओ या कोई 1 आदमी आओ, बल्ब लेके जाओ। तो सबको नहीं जाने दिया, कुछ को जाने दिया और कुछ को लौटा दिया। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसा खरूस चाचा भी होते हैं जो सबको लौटा, ना बॉल नहीं देंगे, जाओ सब लोग लौट जाओ, सब निकलो, सबको परावर्तित कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे हैं
जो 10-11 आदमी आया सबको बुलाओ, सब लोग जाओ, और जाते वक्त पानी और चॉकलेट लेते जाना, है ना, तो सबको पार होने दिया। तो इस तरीके से वस्तुएं भी 3 तरह की होती है, वस्तुएं भी 3 तरह की होती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाए, ये जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाए, इसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी वस्तु। क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु। जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाए, प्रकाश आर पार हो गया, पारदर्शी वस्तु। और जब प्रकाश पारदर्शी वस्तु से पार करती है तो यहाँ पे प्रकाश का रास्ता बदल जाता है, प्रकाश का रास्ता बदल जाता है, जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? पारदर्शी वस्तु वो वस्तु है जिससे होकर प्रकाश आर पार हो सकती है। तो जैसे कि शुद्ध जल, पानी, पानी के आर पार देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, क्योंकि पानी प्रकाश को पार होने देती है। वायु, हवा, अब देखिए ना, हवा है फिर भी आप हमें देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हवा से प्रकाश पार हो जाता है। कांच यानी कि शीशा, शीशा से भी प्रकाश पार हो जाता है। तो ये सब कैसी वस्तुएं हैं? ये सब वो वस्तुएं हैं जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो सकता है। ये प्रकाश को रोकती नहीं है, जाने देती है। प्रकाश इनसे होकर आर पार हो सकता है, तो इन्हें हम कहते हैं पारदर्शी वस्तु। तो क्या हम पारदर्शी वस्तु के आर पार देख सकते हैं? बिल्कुल, हम पारदर्शी वस्तु के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि पारदर्शी वस्तु प्रकाश को पार होने देती है। ठीक है, हम पारदर्शी वस्तु के आर पार देख पाते हैं क्योंकि पारदर्शी वस्तु प्रकाश को पार होने देती है। दूसरा हो गया पारभासी वस्तु। पारभासी वस्तु ऐसी वस्तुएं होती है जिससे प्रकाश की किरण कुछ पार होती है और कुछ परावर्तित हो जाती है। देखिए, कुछ किरण पार हो गया और कुछ किरण परावर्तित हो गया, सबको नहीं जाने दिया। बोला सब नहीं जाएगा, कुछ लौट जाओ, अब बाकी लोग निकलो, सबको नहीं जाने देंगे। तो ऐसे वस्तुओं को बोलते हैं पारभासी वस्तु। क्या बोलते हैं? पारभासी वस्तु। वो वस्तु जिससे प्रकाश की कुछ किरण पार हो जाती है और कुछ किरण परावर्तित हो जाती है, लौट जाती है। ऐसे वस्तु को कहते हैं पारभासी वस्तु। जैसे कि पतला पेपर। अब पतला पेपर को आप देखिए, आपको उसके आर पार दिखाई तो देगा लेकिन धुंधला दिखाई देगा। उसी तरीके से तेल से भींगा हुआ कागज, एगो कागज फाड़िए, अब माथा में एकदम तेल चपोरे हैं ना, उस कागज को एकदम माथा में लगाइए, देखिए कागज में तेल लग गया। अब उसके आर पार देखिए, दिखेगा लेकिन धुंधला दिखेगा। कैसा दिखेगा? धुंधला। तो क्या हम पारभासी वस्तु के आर पार देख सकते हैं? हम पारभासी वस्तु के आर पार देख सकते हैं, लेकिन धुंधला दिखता है, साफ साफ नहीं देख सकते हैं। हम पारभासी वस्तु के आर पार साफ साफ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि पारभासी वस्तु प्रकाश की सभी किरणें को पार होने नहीं देती है। ठीक है। तीसरा तरह का खरूस, अपारदर्शी वस्तु, वो वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती, जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती, इसे हम कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु जिससे प्रकाश की सभी किरणें आर पार नहीं हो सकती हैं, इसे हम कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु। तो क्या हम अपारदर्शी वस्तु के आर पार देख सकते हैं? नहीं, हम अपारदर्शी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने आर पार नहीं होने देती है। तो अब आपको पता चल गया वस्तुएं कितनी तरह का होती है? 3 तरह की। सबसे पहला पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु वो वस्तु है जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए, जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए, उसे हम कहते हैं पारदर्शी वस्तु। क्या हम पारदर्शी वस्तु के आर पार देख सकते हैं? हाँ, हम पारदर्शी वस्तु के आर पार साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि पारदर्शी वस्तु प्रकाश को आर पार होने देती है। ठीक है। दूसरी वस्तु है पारभासी वस्तु।
वो वस्तु जो प्रकाश की कुछ किरणें को पास होने देती है और कुछ किरणें को पार नहीं होने देती है, यानी कि परावर्तित कर देती है। तो क्या हम पारभासी वस्तु के आर पार देख सकते हैं? हाँ, हम पारदर्शी वस्तु के आर पार, पारभासी वस्तु के आर पार देख सकते हैं, लेकिन साफ साफ नहीं देख सकते हैं। हम पारभासी वस्तु के आर पार साफ साफ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रकाश के कुछ किरणों को ही अपने आर पार होने देती है, क्योंकि ये प्रकाश के कुछ किरणें को भी अपने आर पार होने देती है। तीसरा वस्तु हो गया अपारदर्शी वस्तु। वो वस्तु जो प्रकाश की किरणें को परावर्तित कर देती है, अपने आर पार नहीं होने देती है, ऐसे वस्तु को बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु। क्या हम अपारदर्शी वस्तु के आर पार देख सकते हैं? नहीं, हम अपारदर्शी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को अपने आर पार नहीं होने देती। तीनों समझ में आ गया? फोटो दिख रहा है तीनों वस्तु का, तो बढ़िया रहेगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करके ना इस फोटो को भी बना लीजिएगा। जब पारदर्शी वस्तु का परिभाषा लिखिए तो इन पारदर्शी वस्तु का जो बनाया गया है, इधर फोटो, ये पारदर्शी इधर बनाएगा ना, इधर ये, तो ये जो पारदर्शी वस्तु का है ये बना लीजिएगा। जब पारभासी के बारे में लिखिएगा तो ये फोटो बना लीजिएगा, और जब अपारदर्शी लिखिएगा तो ये वाला बना लीजिए। ठीक है, तो फोटो भी बहुत जरूरी है, डायग्राम बहुत जरूरी है, समझ में आया तो भी बना लीजिएगा। तो अब हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को ये भी तीनों चीज समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, अब देखिए होता क्या है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु या सतह पर पड़ती है और पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, सतह पर पड़ने के बाद अपने ही जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में लौट गया। प्रकाश का किरण ऐसे आ रहा था, और मान के चलिए ये वस्तु का सतह है, आ रहा था, सतह से टकराया, ये वस्तु बोला कि नहीं, तुमको हम आर पार नहीं जाने देंगे, जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में लौट जाओ। हवा से आ रहा था तो हवा में ही चले जाओ। तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आए उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये जो प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप लोगों को समझ में आ गया रिफ्लेक्शन क्या है, परावर्तन क्या है। जिस माध्यम, किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण, किसी भी माध्यम से आ रही है, किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु या वस्तु के सतह पर पड़ने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से, किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण, किसी माध्यम से आ रही होगी, किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण वस्तु के सतह या वस्तु पे पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में चली गई, आ रही थी पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई। इस घटना को, इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन तो समझ में आ गया, ठीक है, कि अगर प्रकाश का कोई किरण आ रहा था, किसी वस्तु से टकराया और टकराने के बाद उसी माध्यम में चला गया, ये जो घटना है प्रकाश के किरण का आना, वस्तु के सतह से टकराना और टकराने के बाद वापस से उसी माध्यम में लौट जाना, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब यहां पे कुछ तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बहुत जरूरी है, तो सब लोग इसको तथ्य को ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य जरूरी है। सबसे पहला जो तथ्य है कि हाँ, किसी वस्तु या माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण आ रही है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। प्रकाश की किरण आ रही है, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। किसी वस्तु या किसी प्रकाश के स्रोत से
आ रही किरण को कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, या ये जो सतह है, सतह के और आती हुई किरण को कहते हैं आपतित किरण। अब आपतित किरण आई। अब आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है, जिस बिंदु से टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। फिर से, आपतित किरण परावर्तित सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, अब मान के चलिए ये सतह है और ये किरण आ रहा है, तो किसी वस्तु से आती हुई किरण, कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा, तो किसी वस्तु से आती हुई किरण या परावर्तित सतह की ओर आती हुई किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आया और टकराया, जिस बिंदु पे टकराया उस बिंदु को कहते हैं, इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। जिस बिंदु पे आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, टकराने के बाद, परावर्तन के बाद लौटती हुई प्रकाश की किरण, वो प्रकाश की किरण जो परावर्तन के बाद जा रही है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण वह किरण होती है जो परावर्तन के बाद बनती है, परावर्तन के बाद बनती है। जिस सतह पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है उसे कहते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, जो दर्पण हो सकता है, दर्पण, आईना, मिरर। तो जिस सतह पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है उसे हम कहते हैं परावर्तक सतह। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। अब बहुत जरूरी है, सुनिएगा। आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु से 90 डिग्री के कोण पर, परावर्तक सतह से 90 डिग्री के कोण पर, जिसको हम लोग अभिलंब भी बोलते हैं, तो आपतन बिंदु से 90 डिग्री के कोण पर से खींची जाने वाली रेखा, इसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब कहां से शुरू होता है? आपतन बिंदु से। इसको बनाने का तरीका क्या है? ये आपतन बिंदु से शुरू होगी और परावर्तक सतह से कितना डिग्री का कोण बनाएगी? परावर्तक सतह से 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है इसको कहते हैं परावर्तन कोण, एंगल आर। और आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच का जो कोण है इसको बोलते हैं आपतन कोण, एंगल आई। समझ में आ गया? तो अब आपको सारा तथ्य क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से बताइए ये सारा तथ्य क्या था। सबसे पहले, आपतित किरण, किसी दिशा से आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी दिशा से, कहीं से आ रहा है, या किसी वस्तु से परावर्तक सतह की ओर आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या? आपतित किरण आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद अपने ही दिशा में लौट जाती है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपतित किरण परावर्तन के बाद परावर्तित किरण बन जाती है। आपतित किरण परावर्तन के बाद परावर्तित किरण बन जाती है। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे पड़ती है, आपतित किरण आ रहा था, ये परावर्तक सतह तो किसी न किसी बिंदु पे गिरेगी। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे गिरती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच में एक लंब, यानी कि परावर्तक सतह से 90 डिग्री का लाइन, तो अभिलंब कैसे बनाएंगे? अभिलंब हमेशा
आपतन बिंदु से शुरू होता है और परावर्तक सतह से कितना डिग्री के कोण पे रहता है? 90 डिग्री के कोण पे रहता है। तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में आ जाता है। और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण एंगल आई, आपतन कोण एंगल आई, ये किसके किसके बीच का एंगल है? ये आपतित किरण और अविलंब, आपतित किरण और अविलंब, इसके बीच का एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल आई, यानी कि आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अविलंब, इसके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल आर, यानी कि परावर्तन कोण एंगल आर। तो आपतन कोण एंगल आई, आपतन कोण एंगल आई किसके किसके बीच का एंगल है? आपतित किरण और अविलंब। परावर्तन कोण किसके किसके बीच का एंगल है? अविलंब और परावर्तित किरण। ठीक है, तो अब ये आप लोगों को समझ में आ गया, ये सारे तथ्य आप लोगों को क्लियर हो गया कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगला क्लास फिर हम आपको बोल रहे हैं कि आपको तभी समझ में आएगा जब आप आज जो पढ़ाया गया है उसको पूरा बढ़िया से रिवाइज कर लें। वैसे भी आप लोग 10th में हैं, आप लोगों को कहने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग ये काम खुद ही कर लेंगे। और क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बिना रिवीजन के अब अगला जो क्लास होगा प्रकाश का, वो समझना मुश्किल हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया से रिवाइज करके आएंगे। फिर से एक बार तो अभी देख ही रहे हैं वीडियो, एक बार फिर अगले क्लास से पहले वीडियो देख लेना है, बढ़िया से नोट्स बना लेना है, और तब मजा आएगा। मतलब इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना कि कंप्लीट होने के बाद आप खुद ही देखिएगा कि कंप्लीट होने के बाद जब हम मॉडल क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, बिहार बोर्ड का जो भी मॉडल क्वेश्चन आता है, देखिएगा धड़ाधड़ बनेगा। उसके बाद जब पिछले सालों में जो पूछा गया है वो जब बनाएंगे ना, तो सोचना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप बढ़िया से रिवाइज किए रहेंगे, बिना रिवीजन के नहीं होगा। रिवाइज बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे कि हम सुन लिए, क्लास कर लिए, उससे नहीं होगा, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, पुनरावृत्ति करना पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे ना, तो जो भी अध्याय आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है, और अगर आप पढ़े हुए हैं वो जो अध्याय, अगर पूरा विषय ही पढ़े हैं तब तो फिर कोई दिक्कतें नहीं, तो फिर आपको मजा आएगा एग्जाम में। मतलब परीक्षा भवन में वैसे तो आदमी टेंशन लेकर के जाता है, लेकिन अगर आप बढ़िया से पूरा क्लास कर लिए ना कोचिंग में, इस कोचिंग में, तो परीक्षा भवन में यकीन मानिए आपको मजा आएगा। सही बोल रहे हैं, मजा आएगा। मतलब सवाल देखिएगा तो एकदम टिक मारने में मजा आएगा कि अरे ये सब बन रहा है ना। जब बनता है सवाल तो बहुत मजा आता है। वो तभी होगा जब आप पूरे क्लास को एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। खेलना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए खेलिए भी, पढ़िए भी, और दम भर खाइए, पीजिए, मजा कीजिए। धन्यवाद।